BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 17। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। आज हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स कब लेवी किया, कब लगाया गया। लेवी मतलब इनकम टैक्स लगाना। डी देखोगे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया। 1918 में भी एक इनकम टैक्स एक्ट बना था, इनकम टैक्स एक्ट। 1886 में पहला इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था, इनकम टैक्स एक्ट। तो ये तीनों तो आपका इनकम टैक्स एक्ट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स कब लगाया गया, तो कहेंगे 1870। और आपसे पूछा जाए कि इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट कब बनाया गया या पहला इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, तो कहेंगे 1886 में। फिर लेकिन जब ये बना था तो इसमें कुछ कमियां थी, तो उसको फिर इम्प्रूव करके एक और इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया 1980। इसमें भी कमियां थी तो बाद में सुधार कर एक नया फिर से एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रेजेंट में हम इसी एक्ट को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स कब लेवी हुआ, 1860। आंसर ए। सेकेंड है इनकम टैक्सेज। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे टैक्स लगाया गया, जिस पर्सन पे टैक्स लेवी हुआ, उसी पर्सन पे बर्डन है कि वो टैक्स पे करेगा। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लेवी हुआ, उस पर्सन पे बर्डन नहीं होता है कि वो टैक्स दे। टैक्स पेमेंट करने का क्या होता है, जैसे कि मान लो इनडायरेक्ट टैक्स में ले लो जीएसटी। तो जीएसटी में जैसे एक सप्लायर हो गया मान लो और एक कस्टमर हो गया। तो जीएसटी किस पे लगाया जाता है, लेवी किस पे होता है, कस्टमर पे। और इम्पोज किस पे किया जाता है, सप्लायर पे। इम्पोज करने का मतलब कि ये सप्लायर जो है ये कस्टमर को सामान बेचेगा और इससे जीएसटी कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं है कि जो भी उस टैक्स जीएसटी लगा वो खुद पेमेंट करे गवर्नमेंट को। ये काम किसका है, सप्लायर का है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स कोई टैक्स नहीं। टैक्स मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। थर्ड नंबर है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर। रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब जैसे कि मान लो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगले 2.5 लाख पे मान लो 5% का रेट से टैक्स लगेगा। फिर अगले 5 लाख पे आपका मान लो 10% से या 20% से, उसके बाद वाले पे आपका 30% लगेगा। तो ये सब क्या है, टैक्स का रेट है। तो इनकम टैक्स का रेट फिक्स होता है किसके अंदर में, तो द फाइनेंस एक्ट। यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर फाइनेंस एक्ट। याद रखोगे, द फाइनेंस एक्ट। फोर्थ नंबर है हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। एसएससी कौन होता है, जो टैक्स पेयर होता है। और किसको पे किया जाता है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्स पे ही होता है। जो टैक्स ले वो क्या कर लाएगा, टैक्स पे, यानी कि गवर्नमेंट। तो टोटल इनकम कितने होते हैं, तो इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड में बांटा गया है। याद होगा आप लोग को, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है आपका प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको पीजीबीपी कहते हैं। एक हो गया कैपिटल गेन और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड में बांटा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर सी। नेक्स्ट है द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज। अभी हमने बताया इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा प्रेजेंट इनकम टैक्स है। तो 5 का आंसर डी। 6 हो गया इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। इनमें से किस पर्सन के द्वारा इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। डी से देखो सर लुकास पेसिलियो, पढ़कर याद आया, ये डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा जाता है। सर न्यूटन, ये तो लगता है कि साइंस की बात हो रही है, साइंस वाले जो न्यूटन साहब हैं। सर जेम्स, ये तो होगा ही नहीं, सर जेम्स विल्सन, पूरा नाम बोल दो, सर जेम्स विल्सन। तो इंडिया में सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। 6 का ए हो जाएगा।
7 है हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्टनरशिप फॉर्म आपका क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। कंपनी जो है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आंसर 7 का डी। 8 क्या है, सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन, मतलब भारत का नागरिक है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, तो क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा या इंडिया में नॉट टैक्सेबल होगा। तो याद रखना कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडियन सिटीजन है, मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपका है इंडियन सिटीजन, लेकिन इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, तो उसका जो भी सैलरी जो गवर्नमेंट पे कर रही है फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी कि इज टैक्सेबल इन इंडिया, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि इंडियन एम्प्लॉय है। तो 8 का आंसर हो गया ए। 9, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। इनमें से आपको अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है तो कौन सा इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं हो, कौन सा इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं होगा। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो आप इंडिया का रेसिडेंट है और इंडिया में इनकम रिसीव कर रहे हो तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया में एक्रू किया गया मतलब कमाया गया, तो इंडिया में कमाया गया तो इंडिया में ये भी टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम है ये फॉरेन इनकम है, लेकिन ये भी अगर इंडिया ब्रॉड डाउन हो रहा है या कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इन प्रीवियस ईयर, ये आपका टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल। तो 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड, इसमें से कौन सा अलाउंस जो होता है वो एग्जेम्प्टेड है, डियरनेस अलाउंस या फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस भी आपका क्या है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरेन अलाउंस आपका होगा ये एग्जेम्प्ट होता है, फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट। तो ये सब तो याद करने का चीज़ है। तो 10 का आंसर हो गया सी। ये जो सारा चैप्टर जो है ये आपका इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन देख सकते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी देख सकते हो और तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस देख सकते हो। ऐसे तो पार्ट 3 का बुक निकालो और पूरा पढ़ डालो, एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा। तो फॉरेन अलाउंस आपका क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर। एजुकेशन अलाउंस का नियम है कि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चे तक का क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 2 बच्चे तक आपका एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि 200 रुपये पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट होगा। बस शर्त यही है कि 2 बच्चे होने भी चाहिए। अब आपके पास एक बच्चा है तो 2 बच्चे का एग्जेम्पशन कैसे ले सकते हो। तो एजुकेशन अलाउंस क्या है कि 2 बच्चे तक एग्जेम करता है, हर महीने 100 रुपये, तो 2%। तो 2 बच्चे हैं तो कितना हो जाएगा, 200। आंसर 11 का सी। डिडक्शन अलॉट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, इनमें से ग्रॉस सैलरी से क्या घटाया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है तब क्या करेंगे, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है तो टोटल इनकम में डिडक्ट होता है एटीसी में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी आप टोटल इनकम में डिडक्ट करोगे। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम डिडक्ट करते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड भी करते हैं। तो वो इंटरटेनमेंट टैक्स आप, सॉरी इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, इंटरटेनमेंट टैक्स भी डिडक्ट नहीं होगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, थोड़ा सा हम सुधारना चाहेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिडक्ट होता है सैलरी से। इंटरटेनमेंट टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये हम डिडक्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरा ग्रॉस सैलरी निकाल दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग का याद रखिएगा, प्रेजेंट में 50,000 चल रहा है, और उसके बाद जो भी डिडक्शन है जैसे प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये सब ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी में से माइनस किया जाता है। तो सैलरी से क्या डिडक्ट होगा, प्रोफेशनल टैक्स। 13, वेयर ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, कौन सा एग्जेम्प्ट है, डियरनेस अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस क्या, पार्टली टैक्सेबल हो गया, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल का मतलब कि खुद कुछ टैक्स लगेगा, कुछ टैक्स का अमाउंट उसमें से एग्जेम्प्ट होगा,
और अगर खुद के मकान में रह रहा है एम्प्लॉय, तो जो भी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, ये आपका पार्टली टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय खुद के मकान में रह रहा हो तब हाउस रेंट अलाउंस जो मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। फॉरेन अलाउंस अभी बताइए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। आंसर 13 का सी। 14 नंबर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ए अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में प्रिस्क्राइब्ड रेट है 9.5%, यानी कि फंड बैलेंस का 9.5% से एक्सेस होगा तब वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 9.5% तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो 14 का सी हो गया। 15 है सैलरी में क्या क्या लेते हैं, तो वेजेस तो ले गई, पेंशन भी आएगा, कमीशन भी आएगा, ऑल ऑफ दिस। और 16 है सैलरी में और क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश रिसीट्स इंक्लूड होता है, परक्यूसिट में क्या क्या आता है, जैसे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, मैंने रहने के लिए आपको बंगलो मिला है जिसका रेंट एकदम नहीं लग रहा है या बहुत कम लग रहा है, आपका और भी मोटर कार प्रोवाइड किया गया, कंपनी आपका बिजली बिल वाटर बिल पेड कर रही है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी सैलरी है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो 16 का भी आंसर डी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इनकम टैक्स के बेसिस पे। अगर इनकम टैक्स पे फुल कमांड करना चाहते हो तो बीकॉम पार्ट 3 का एक बुक अरेंज कर लो इनकम टैक्स का, और चैप्टर के एंड में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या है, कॉमर्स, तो जितना कॉमर्स में है वो सब आ सकता है। तो ये नहीं है कि क्योंकि आपको ऐसी जॉब थोड़ी ना लग जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे तभी आप जॉब क्रैक कर पाओगे, जब तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो अपने तरफ से कमी मत रखो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इनकम टैक्स का बुक लो, और कम से कम क्या क्या पढ़ लो, चैप्टर 1 पढ़ लो इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन, और इनकम के जो 5 हेड होता है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर्स, तो सबका ऑब्जेक्टिव देख कर जाओ कम से कम एग्जाम में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।